Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर के हम लोग कर रहे थे जी एडिटोरियल्स और ओपिनियंस का एनालिसिस एंड टुडे इज 18th ऑफ दिसंबर 2023 और ये आपके पास जो है डॉन का जो मेन एडिटोरियल्स का और ओपिनियंस का पेज है ये वो वाला है। सो क्या करेंगे जी हम पहले 1 2 3 ये तीन जो एडिटोरियल्स हैं इनको एनालाइज करेंगे देन वी मूव फॉरवर्ड 4 5 6 एंड 7 देन ये जो नेक्स्ट 4 ओपिनियंस होंगे इनको हम एनालाइज करेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू कंपटीटिव एग्जाम्स और ये 1 2 3 आपके एडिटोरियल्स एंड 4 5 6 7 आपके ओपिनियंस। और इन ओपिनियंस के अंदर हम करेंगे क्या, इनको एनालाइज करेंगे जिस तरह हम डेली बेसिस पे करते हैं और स्पेशली इसके अंदर जो मटेरियल होगा रिगार्डिंग सीएसएस और पीएमएस के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और मेरा फोकस रहेगा टू मैच्योर योर आइडियाज। ठीक है, आपके आइडियाज को जो है मेजोरिटी देना, दैट इज माय मेन फोकस। सो शुरू करते हैं जी। पीडीएफ लिंक जो है वो अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ चीज़ों का, जैसे न्यूज़पेपर है टुडे उसका और इस लेक्चर का भी। ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो व्हाट्सएप चैनल का यहाँ पे हम लोग आपको देते हैं लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं देते क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप हम नहीं यूज़ कर रहे फिलहाल। व्हाट्सएप चैनल का जो है वो लिंक आपको दिया जाएगा एंड 7 चैप्टर्स जो है इसके बना दिए जाएंगे। ठीक है, और उनकी टाइमलाइन जो है वो नीचे डिफाइन होगी और उस टाइमलाइन की मदद से भी आप देख सकते हैं जोन सा आपने इन 7 टॉपिक्स में से जोन सा टॉपिक सुनना है। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ये रही जी आपके करंट जो ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं उनकी स्लाइड। कल का जो लेक्चर होगा ना उसके अंदर मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि इसको ऐसे लिखूं जैसे कि तमाम इशू है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये कैसे पेपर में आ सकता है, ठीक है ना, या गजा का इशू है तो ये कैसे पेपर में आ सकता है, थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा कल के लेक्चर के अंदर। एंड ये वो वाले इश्यूज हैं जो करंटली रनिंग है, आपके करंट नेशनल इश्यूज जो हैं। एंड फाइनली बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर टीम दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कमेंट्स आपने जरूर करने हैं, शेयर भी करना है, ये सब काम आप लोगों ने करके हम लोगों को आप लोगों ने करना है। तो एडिटोरियल्स में जाने से पहले आपके जो कमेंट्स हैं ना वो बच्चों हम जो है उनको रूटीन में देखते हैं, कुछ के रिप्लाई दे देते हैं उसी वक्त, कुछ के थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से हम नहीं दे पाए थे, अदरवाइज मेजोरिटी के जो कमेंट्स के रिप्लाई आप लोगों को दे दिए जाता है और हर चीज़ हम नोट करते हैं हर चीज़ को। और अभी कुछ बच्चों के कमेंट्स थे रिगार्डिंग के सारे इससे नोट्स किस तरह से हम बनाएं, ये जो लेक्चर है हम इसको सुन तो लेते हैं लेकिन इसके नोट्स कैसे बनाए जाएं। तो बेटा नोट्स बनाने का कोई आप वो नहीं कह सकते, कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है ना, कोई रूल्स नहीं है। हर ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग कैसी है। कुछ बच्चे होते हैं वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, कुछ लॉन्ग नोट्स बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर पहली बात तो ये है कि ये मैं क्रक्स निकाल के ओपिनियंस का और जो एडिटोरियल्स का आपको देता हूँ, इसके अंदर से भी मैं बहुत ज़्यादा जो इररेलेवेंट मटेरियल होता है या जो ये जो लिखने वाले होती हैं इनकी जो आइडिया होती है अपनी थ्योरी, आपको पता है राइटर कैसे लिखते हैं इधर उधर के वर्ड्स, वो मैं निकाल के जो पेपर के पर्सपेक्टिव में होता हूँ उसको निकाल के आपके सामने दे देता हूँ। तो वहां से आप लोगों ने क्या करना होता है, जैसे एक चीज आप लोग सुन भी रहे हैं मेरे अल्फाज से, तो जो चीज आपको क्लिक करती है ना इसका मतलब होती है कि ये नई चीज है आपके लिए, तो उसको आप अपने वर्ड्स के अंदर लिख लें। तो विद पैसेज ऑफ टाइम आपको खुद ही नोट्स जो हैं आपके जो है प्रिसाइज होते जाएंगे। ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं होती, ये टाइम लेती है। और बाकी मेरी कोशिश होती है कि कोई भी चीज डिस्कस करने से पहले उसका मैं मेन टॉपिक आपको बता देता हूँ कि बेटा ये आपका इकोनॉमी में आएगा, ठीक है, ये आपका एजुकेशन में होगा, तो अब ये भी मैं कोशिश करता हूँ आपको बता दूं। तो आप फिर उसी टॉपिक के नीचे जो उसके रेलिवेंट आप नोट्स बना रहे हैं तो उसके नीचे आप ये चीजें जो है इनको नोट डाउन कर सकते हैं और विद पैसेज ऑफ टाइम ये आपकी क्लैरिटी होती जाएगी। सो ये टाइम लगेगा इसमें ना, आपको ये खुद ही जजमेंट होती जाएगी, खुद ही अल्टीमेटली आप सीख जाएंगे, लेकिन आस्ता आस्ता इसको आप करते रहें प्रैक्टिस। और भी काफी क्वेश्चंस हैं वो हर रोज किसी ना किसी जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उसका हम जो है डिस्कशन यहाँ पे कर लिया करेंगे, मैं आपको बता दिया करूंगा साथ साथ। सो जी, फर्स्ट आपका जो एडिटोरियल है वो है जायंट लीप। ठीक है, इसके अंदर वो अब डिस्कस क्या करना चाह रहा है बेसिकली, इसके अंदर जो है वो आपकी डिस्कस करेगा COP28 जो दुबई में हुई है। अब इसकी मैं अगर बात करूं तो आपका जो मेन बेटा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लाइमेट चेंज। और यहां पर मैं एक और बात कर दूं
कि आप लोग ना रोजाना कम से कम एक दफा जो भी आपने रखे हुए हैं ना आपके ऑप्शनल भी और कंपलसरी भी, 5 मिनट लगते हैं, 5 से 10 मिनट रोजाना एक दफा कोर्स आउटलाइन जो है उसको सिर्फ पढ़ा करें एक दफा। तो फिर आप जब भी कोई चीज सुनेंगे, जब भी कोई चीज पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलता जाएगा ये मेरी उस कोर्स आउटलाइन में थी। क्योंकि एक प्रॉब्लम यहाँ पर है, वो प्रॉब्लम क्या है कि मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जो हैं उनको कोर्स आउटलाइन से पढ़ने की आदत ही नहीं होती। उनको आदत होती है बुक से पढ़ने की, नोट से पढ़ने की। तो कोर्स आउटलाइन से पढ़ने की आदत नहीं होती, तो ये भी एक हर्डल होता है बच्चों में। तो क्योंकि ये मुझे पता है ना अपने एजुकेशन सिस्टम का, क्योंकि हम भी यहीं से पढ़ के निकले हैं। तो ये है कि आप ना एक दफा अपनी कोर्स आउटलाइन डेली जो है उसको पढ़ा करेंगे क्या है। तो आपका जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लाइमेट चेंज। ये ऐसे में भी आ सकता है, करंट अफेयर में भी, पाक अफेयर में भी। तो उसके ऊपर ये अब डिस्कशन समझ आ सकते, उसके अंदर आप ये डाटा फिट कर सकते हैं। अच्छा, वो बात क्या करता है, वो कहता है COP28 होगी, खत्म हो गई। COP29 जो है वो बाकू में होगी, अजरबैजान, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ इसकी बात करता है वो। इसके अंदर जो हुआ पहले बताएगा कि क्या हुआ, और फिर जो हुआ और जो करने जा रहे हैं, जो इन्होंने डिस्कशन की, उसको क्या क्या है, उसको चैलेंजेस क्या है। तो इस टॉपिक को आप कह सकते हैं क्रिटिकल एनालिसिस जो है COP28 का। कि COP28 में जो भी हम इन लोगों ने प्लान किया कि ये करेंगे, जैसे प्लान इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये प्लान किया कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनको हम खत्म करेंगे आने वाले वक्त में, और उसके अल्टरनेट में हम क्या देंगे, आपको ग्रीन एनर्जी देंगे, साफ एनर्जी देंगे। अब इस काम को करने में क्या क्या मुश्किलात हैं, कौन राजी है कौन नाराज है, तो यही इसका क्रिटिकल एनालिसिस है, ठीक है। तो कहता क्या, कहते हैं 100 से ज्यादा जो कंट्रीज है ना वो एग्री हो गई हैं कि फोसल फ्यूल्स कहते हैं जैसे ऑयल है, गैस है, कोयला है, ठीक है ना, उससे क्या किया जाए, जान छुड़ाई जाए और क्लीनर एनर्जी की तरफ जाया जाए। COP28 के अंदर ये बात हुई है, ठीक है। अब इसी समिट के अंदर जो रेजोल्यूशन पास किया गया वो कहता है कि फेज आउट, खत्म कर देंगे ऑयल को, गैस को और कोयले को, इनसे एनर्जी लेना हम लोग खत्म कर देंगे फ्यूचर में, और अल्टरनेट तरीकों के साथ हम क्या करेंगे, एनर्जी बनाएंगे जो कि क्लीन एनर्जी होगी। अब इस रेजोल्यूशन को चैलेंज क्या क्या है। अब अल्टीमेटली इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सादा अल्फाज में कहूं, अब देखें आपको पता है कि सऊदी अरेबिया हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, वहां पर तेल निकलता है, दुबई खुद है, प्रीवियस डिस्कशन हमने की। तो ये तेल बेचते हैं और पैसा कमाते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि तेल को फेज आउट कर देंगे, ऑयल को। तो जब ऑयल को फेज आउट कर देंगे, तो ये वाले मुल्क जो तेल से ही पैसा कमा रहे हैं, जिनकी इकोनॉमी ही तेल पर खड़ी है, तो वो क्या करेंगे, वो आपको ये काम करने देंगे, कभी भी नहीं करने देंगे, क्योंकि उनका बिजनेस खराब होगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही वाली कंट्रीज हैं, ठीक है। तो जैसे यूरोपियन यूनियन जो क्लाइमेट चीफ हैं, वोके होपस्ट्रा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि ठीक है, फॉसल फ्यूल्स को खत्म करने के लिए बिगनिंग तो हो गया, मगर इस जंग के खिलाफ जो है पावरफुल ऑयल प्रोड्यूसर जो हैं, पावरफुल ऑयल प्रोड्यूसर जो तेल पैदा करते हैं, लाइक ओपेक जो है, वो क्या करेंगे, वो इसको कभी भी करने नहीं देंगे, ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं, ओपेक क्या कह रहे हैं कि यार इसको बिल्कुल खत्म ना करो, ठीक है ना, हम क्या करते हैं इसकी रिडक्शन कर देते हैं। ठीक है, रिडक्शन कैसे कर देते हैं कि जब हम लोग तेल निकालते हैं तो वहां से मिथीन गैसेस, इस तरह की गैसेस खारिज होती हैं, तो हम उनके ऊपर वर्किंग कर लेते हैं, बिल्कुल खत्म ना करें। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये ओपेक वाले खुद हैं। अब ओपेक क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जी ओपेक का हल्का सा मैंने इधर से आपको बताना है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो भी कंट्रीज पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है OPEC, और इसका हेडक्वार्टर है वीना, ऑस्ट्रिया के अंदर। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये 1960 के अंदर बनी थी, और इसके कितने फर्स्ट 5 मेंबर जब थे उन्होंने उसको बनाया था, ठीक है ना, 1960 के अंदर बगदाद इराक के अंदर। अब ये जो ओपेक की कंट्रीज हैं जो तेल बेच रहे हैं, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो तो ये वाले हैं। क्यों, क्योंकि आप कह रहे हैं तेल जो है हम खत्म कर देंगे, हम अल्टरनेट सोर्स बनाएंगे, तो ये फिर क्या करेंगे, ये वेले तो नहीं ना फिरेंगे, तो इनका कारोबार यानी कि मुल्कों की इकोनॉमी ये सारा कुछ तो तेल पे खड़ा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस वक्त वो कौन है, वो यही कंट्रीज हैं, ठीक हो गया। ये जो क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ, लिहाजा ये जो प्लान कर रहे हैं ना, जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है, तो फिर ये इससे पता चलता है कि ये वाले जो रेजोल्यूशन है ना, ये बस बातें ही हैं,
इन पे अमल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिच कंट्रीज जो हैं वो इसके ऊपर ओपेक वाले अमल नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि अगर अमल किया गया तो ये फिर क्या होगा, इनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ये सबको नजर आ रहा है। तो ये दैट इज अ बिग चैलेंज। और इस चैलेंज के लिए उन्होंने वर्ड इसके अंदर यूज किया है एलिफेंट इन द रूम। ये बेसिकली एक इडियम था, तो मैंने कहा इसको भी आपके साथ डिफाइन कर दूं। अब एलिफेंट इन द रूम बेसिकली यही है कि कोई भी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो आपके सामने हो, लेकिन आप उस प्रॉब्लम से आंखें चुराएं, उसके ऊपर आप डिस्कस ना करें। अब सबको पता है कि दुनिया के अंदर जो क्लाइमेट चेंज है वो क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है CO2, उसकी एमिशन की वजह से। अब CO2 कहाँ से आती है? तो ज्यादातर फोसल फ्यूल से आ रही है ना। अब फोसल फ्यूल्स क्या है जी? अब वो फोसल फ्यूल्स अल्टीमेटली जो है आपका ऑयल है, आपकी गैस है, आपका कोयला है। तो इससे निकल, अब वो आप कह रहे हैं कि उसको हम बंद कर देते हैं, तो जब आप उसको बंद कर देंगे तो हल हो जाएगा ना। अब वो आपके सामने प्रॉब्लम है, एलिफेंट इन द रूम है। जैसे कि ये पिक्चर देखें, आप यहाँ से बस कंपैरिजन कर लें अब इस चीज को, कि जनाब ये सारे समझ लें बैठे हैं COP वाले, बातें कर रहे हैं आपस में। एग्जाम्पल देता हूँ, इन सबको पता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी कमरे के अंदर जो मौजूद है ये हाथी है, लेकिन ये कोई भी बंदा जो है इसकी बात नहीं करेगा। ये क्या है? ये है आपका ऑयल, आपकी गैस, आपका कोयला। ठीक है, तो ये कोई भी इसकी बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इससे क्या है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इनका अपना बिजनेस डिस्टर्ब होता है। तो ये है एलिफेंट इन द रूम, कि आपकी जो प्रॉब्लम है, एक बिग इशू एवरीवन इज अवेयर ऑफ बट विच इज बीइंग इग्नोर्ड। उसको इग्नोर किया जाए, क्यों? क्योंकि बिकॉज एवरीबॉडी फाइंड्स डिस्कशन अबाउट इट अनकंफर्टेबल, क्योंकि कोई भी उसके ऊपर डिस्कशन करना जो है कंफर्टेबल नहीं समझता। सो दैट इज योर एलिफेंट इन द रूम। तो ये है जी COP28। आगे चलते हैं। ये उसने एक चैलेंज बनाया है, आगे उसने एक पूरी लिस्ट बना दी है चैलेंजेस की, और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ये इसको आप जो है क्रिटिकल एनालिसिस COP28 के ऊपर लिख सकते हैं, कि जो रेजोल्यूशन पास किया गया है कि हम फ्यूचर के अंदर जो है ऑयल और गैस को खत्म कर देंगे, जो है उसका इस्तेमाल, और उसकी जगह पे अल्टरनेट चीजें लेके आएंगे। तो ये कर तो दिया है, लेकिन उसको चैलेंजेस ये वाले हैं। ठीक है, जैसे वो एक्सप्लेन करता है कुछ क्रिटिकल एस्पेक्ट, कि एग्रीमेंट में क्या लिखा गया था, जो जो एग्रीमेंट था उसमें ये रिकमेंडेशंस दी गई थी। क्या रिकमेंडेशंस की गई कि 2030 तक हम क्या कर देंगे, जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसको ट्रिपल कर देंगे, उसको ट्रिपल कर देंगे रीन्यूएबल एनर्जी को। ठीक है, कहता है ये तो उन्होंने कह दिया, लेकिन कहता है कि ये कह तो दिया इतना काम, लेकिन ये होगा कैसे? होगा तो नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कोई कंक्रीट मेजर्स जो है वो प्रोवाइड ही नहीं किए कि किस तरह से ये करेंगे। ये तो आप लोगों ने बात नहीं की, बस आपने एक लाइन लिख दी कि हम 2030 तक जो है ना रीन्यूएबल एनर्जी ट्रिपल कर देंगे। कैसे करेंगे भाई? वो तो आपने बताया ही नहीं है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने फाइनेंस की बात भी नहीं की, कि किस तरह से जो क्लीन एनर्जी है, जो गरीब मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो कैसे करेंगे। वो भी तो देखे ना, ऑयल गैस ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान है, तो कैसे करेंगे? उनके पास तो पैसे नहीं है, उनको पैसे कौन देगा? तो मतलब ये आपने एक सेंटेंस लिख दिया है, लेकिन इस सेंटेंस को कैसे करना है ये आप लोगों ने नहीं बताया। तो ये क्या है? आपका क्रिटिकल एनालिसिस है। दूसरी बात वो क्या कहते हैं जी, एग्रीमेंट जो है वो रिकमेंड, ये एग्रीमेंट क्या कहता है? ये रिकमेंड करता है कि नेट जीरो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो 250 तक, 230 तक तो हम कहते हैं कि ट्रिपल कर देंगे रीन्यूएबल एनर्जी, और 250 तक तो हम बिल्कुल ही जीरो कर देंगे जी ग्रीन हाउस गैसेज को। कैसे कर दोगे भाई? फिर वही कहता है कि आप लोगों ने ये कह दिया है, लेकिन इसका रास्ता तो नहीं बताया, इसके जो रास्ते में रुकावटें हैं, जो स्टैकल्स हैं, उसका आपने सोल्यूशन तो कोई भी नहीं बताया। पूरा फ्रेमवर्क तो ये होता है ना कि भाई ये काम करना है, इसके रास्ते में ये प्रॉब्लम्स हैं और हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो कहता है आपने वो भी नहीं बताया। तीसरा वो कहता है कि फिर इसके बाद जो है जो चैलेंज है वो क्या है, कि रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड वेस्ट, एग्रीकल्चर से और इसके अलावा जो दूसरा वेस्ट है वहां से जो निकलती है ये ग्रीन हाउस गैसेज, उसको तो आप लोगों ने बिल्कुल एड्रेस ही नहीं किया ना। जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, तो उसको आप लोगों ने बिल्कुल रिमेन अनएड्रेस्ड, उसको आप लोगों ने एड्रेस ही नहीं किया। तो ये भी क्या है? ये भी एक सिंपली क्या है जी, ये भी क्रिटिकल एनालिसिस है। नंबर 4 पे ये क्या कहता है? रेजोल्यूशन जो COP28 पे ऊपर पास किया है, वहां पर क्या हुआ है कि वो कह रहे हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल करेंगे
जो कि आपको पता है एक्सपेंसिव भी है, ठीक है ना, जो कि क्या करेगी, कार्बन कैप्चर होगी। और इसको क्या, यानी कि कार्बन को क्या करेगी ये टेक्नोलॉजी, आप ऐसी मशीनें बनाएंगे जो हवा से कार्बन को कैप्चर करेगी और उसको जैसे सॉलिड रॉक के अंदर कन्वर्ट कर देगी या इस तरह के काम करेगी। तो वो कहता है ये वाला जो आपने पॉइंट उठाया है ये भी जस्टिफाई आपने नहीं किया कि किस तरह से आप लोग करेंगे। हालांकि अगर आप इस तरह की टेक्नोलॉजीज को कहता है इस्तेमाल करेंगे तो उससे तो फिर फॉसल फ्यूल्स ही इस्तेमाल होंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको मिसाल देता हूँ सादा सी, सोशल मीडिया के ऊपर हम लोगों ने देखा था, वैसे तो फनी था लेकिन यहाँ पर वो फिट होता है। क्या कि एलन मस्क ने क्या किया जी, वो जैसे आप समझ लें जो बैग गाड़ियां चलती हैं जो चार्जिंग पे होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, तो वहां पर क्या दिखाया गया कि एक कार आती है रोड के ऊपर, तो वहां पर उसको चार्ज किया जाता है और चार्ज करने के बाद वो कार चली जाती है। लेकिन वो जो मशीन है जो उसको चार्ज कर रही होती है वो उसके साथ जनरेटर अटैच होता है और जनरेटर को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑयल इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऑयल चला के आप जनरेटर चलाते हैं, जनरेटर से आप फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी से आप लोग कार कार में जो है उस चार्ज करते हैं और फिर कार चलती है। तो बात तो घूम फिर के वहीं आ गई ना, तो सीधा ये वाला ऑयल आप कार में डालो और फिर कार को चला लो। तो ये बात वो यहीं पे कहता है कि आप लोग टेक्नोलॉजी तो आप लोग चला बना रहे हैं नई नई कि जो कार्बन कैप्चर करेगी, मगर वो मशीनें भी जो अब आप लोगों ने चलानी है तो उसके लिए भी फॉसल फ्यूल्स इस्तेमाल होंगे, तो बात तो घूम फिर के वहीं पे आ जाएगी। तो ये वो बातें करता है क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर। और फाइनली वो ये कहता है कि असल में जो पॉलिसी और प्रैक्टिस है ना इज अ रिमाइंडर है। क्या है, तो इनके यानी कि पॉलिसी जो बनाई गई है उसको प्रैक्टिकली जो करना बहुत मुश्किल हो गया, जो इन लोगों ने पॉलिसी बना के दे दी है, जो इन लोगों ने वादे किए हैं। तो ये क्या है, चैलेंज है जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को टेंजिबल एक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि COP28 के अंदर जो रेजोल्यूशन पास किया गया है जिसको ये कहा गया है कि 2030 तक हम क्या कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे रीन्यूएबल एनर्जी, 2050 तक बिल्कुल जीरो कर देंगे हम लोग। तो ये बातें सुनने में अच्छी हैं लेकिन करने में बहुत मुश्किल हैं। क्यों मुश्किल हैं? क्योंकि ऑयल और गैस को जो है सबसे बड़ा चैलेंज ओपेक वाले खुद हैं, वो खुद मुल्क अमीर हैं सिर्फ तेल की वजह से और वो इसको बंद नहीं करने देंगे। और आगे ये आपकी COP29 है फ्यूचर में जो ये होने वाली है नेक्स्ट ईयर, जो 2020 अपना 2024 के अंदर होगी, आपकी बाकू के अंदर होगी। और इसके अंदर जो इंटरनेशनल एनर्जी है ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया गया है, उसने कहा है कि फाइनेंस मैकेनिज्म जो है इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से जो क्लीन एनर्जी है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कैसे उसको उनको फाइनेंस किया जाए डेवलपिंग कंट्रीज को। ये रहेगा COP28 के 29 के अंदर टॉप प्रायोरिटी। अब ये बाकू कहाँ पे है ये आप देख सकते हैं जी, ये अजरबैजान का आपको मैप नजर आ रहा है। इसका ये कैपिटल है कैस्पियन सी के बिल्कुल साथ, तो दैट इज व्हाट इज बाकू, इसका कैपिटल है। तो यहाँ पर जो है आपकी COP29 होगी, ठीक है ये वाला। अब यहाँ पर आपके लिए जो मेरा क्वेश्चन है, ये एक एरिया है, ठीक है ना, अर्मीनिया और अजरबैजान के, ये वाला भी आपको बता दूं, ये भी जो हिस्सा है ये अजरबैजान किया गया है। तो ये क्या डिस्प्यूट इन दोनों के दरमियान एक है, वो क्या था डिस्प्यूट, उसके बारे में आप लोगों ने बताना है। दैट इज योर टुडे क्वेश्चन। इसके दरमियान, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान थोड़ी सी फाइट भी हुई थी, और वो ये वाला हिस्सा है जिसको हम नगोरो करबारा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिस्प्यूट क्या है, इसके बारे में आपने हल्का सा दो चार सेंटेंसेस के अंदर लिख के बताना है। दैट व्हाट इज दिस द डिस्प्यूट बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, दैट इज योर टुडे क्वेश्चन। नेक्स्ट ये आपका जो आ जाती है एडिटोरियल नंबर 2, इनफ्यूजिंग न्यू ब्लड। क्या डिस्कस करता है इसके अंदर, इसके अंदर वो सादा, मैं इसका क्रक्स आपको बता दूं, ये आपका टॉपिक जो है ये आपकी डेमोक्रेसी का मेन टॉपिक आपका रहेगा। उसके अंदर आप इसके नोट्स बना सकते हैं, उसका पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक हो गया जी। और भी कभी डिमेंशंस में आ सकता है इसको, लेकिन मेन आपका डेमोक्रेसी है। इसके अंदर वो सादा ये चाहता कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है ना उसकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई है, लिहाजा अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको चाहिए कि वो सोचें और अपना जो तरीकाकार है उसको बदलें और यूथ को लेकर आए कहाँ पर, पार्लियामेंट के अंदर। यूथ को टिकट दें, यूथ को पॉलिटिक्स में लेके आए, ना कि ये एक यूथ बहुत ज्यादा है और पार्लियामेंट में सारे बूढ़े बैठकर उसको चला रहे हैं। तो ये उसमें कहता है इन्फ्यूजिंग न्यू ब्लड, नया खून जो है उसको इन्फ्यूज करना, इंजेक्ट करना। तो ये इसका जो है मेन क्रक्स है, और इसको भी फिर साबित करेगा एक दो रिपोर्ट्स के साथ। कहता क्या है, कहता है जनाब इलेक्शन जो है वो फरवरी में होने लगे हैं
और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 45% जो वोटर्स हैं ना, उनकी उम्र जो है 35 ईयर्स है। अंडर 35 ईयर्स जो हैं वो है 45% वोटर, जिनकी उम्र 35 से कम है। इसी तरीके से जो 26 और 35 ईयर्स के दरमियान है वो है 26%, और विद 20% जिनकी एज है ना वो है 18 टू 25%। अब मेरी बात सुने, यहाँ पर आपने ये फिगर सुन लिए, आपने ये सारे याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ना पेपर वाला आपसे पूछेगा। सीएसएस या पीएमएस का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहां पर ऐसे के पर्सपेक्टिव में आपने एक ही चीज लिखनी है कि हमारी जो यूथ है ना वो क्या है, हमारी जो सोसाइटी है वो यूथ वाली है, यहाँ पर यूथ ज्यादा है। यही बस आप अपने जेहन में रख लें, ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि यूथ वाली सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में यंग लोग ज्यादा हैं। ठीक हो गया? तो दैट्स इट, दैट्स इनफ। ठीक है, बाकी फैक्ट्स एंड फिगर्स ये बदलते भी रहते हैं, इसके ऊपर ज्यादा आपने परेशान नहीं होना। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेंट्स जो है वो क्या कहती है, वो कहती है कि इतने पाकिस्तानी जो है ना 8,32,339 पाकिस्तानी वो बाहर चले गए हैं 2022 के अंदर। 3,15,787 जो पाकिस्तानी है उन्होंने मुल्क छोड़ दिया है, और कब? 2023 के फर्स्ट हाफ के अंदर इतने, यानी कि ये लोग बाहर चले गए हैं। अब वो कहता है कि जो यूथ है ना वो कॉन्स्टिट्यूट करती है ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पॉपुलेशन। पाकिस्तान की जो 70% पॉपुलेशन है वो यंग है। तो कहता है कि इसका मतलब क्या है, इस ये देखकर जो क्या करना चाहिए, जो पॉलिटिकल क्लास है ना उसको क्या करना चाहिए, जनरेट करना चाहिए यूथफुल एंड फीमेल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि औरतों को और जवानों को क्या करना चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। और वो कहता है जो द एवरेज टर्न आउट है ना यंग वोटर्स का पिछले आठ इलेक्शन के अंदर, पास्ट 8 इलेक्शन के अंदर वो 31% था। ठीक है, अब यहां से सारी की सारी डिस्कशन से वो एक बात साबित करना चाहता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन में मेजोरिटी कौन है, यूथ है। और इस ये 2 पॉइंट्स उसने साबित कर दिया, पहले अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फिर वो ये वाला ब्यूरोसिक फिगर्स भी आपको देता है, और देन वो अब ये पिल्डत PILD8 थी, ये एक थिंक टैंक है, इसके बारे में भी वो कहता है कि इसने क्या कहा है। ये क्या है पहले ये मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद इसने क्या कहा है वो बताऊंगा। ये है जी आपका ये थिंक टैंक। अब ये थिंक टैंक क्या है, पाकिस्तान का ये थिंक टैंक है और इसका नाम है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, और कॉमनली कॉल्ड पिल्दत। ठीक है ना? अब इसका काम क्या है, बेसिकली ये थिंक टैंक है पाकिस्तान का जो प्रमोट करता है डेमोक्रेसी को। ये इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट जो ओरिएंटेड है थिंक टैंक है, जो कि मेनली फोकस करता है डेमोक्रेसी के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, पब्लिक पॉलिसी के ऊपर। और इसके अलावा ऑर्गेनाइज करता है यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान और फाउंडेड 2001। तो ये क्या कहता है, ये थिंक टैंक भी यही कह रहा है कि जनाब आपकी जो पॉपुलेशन है वो यंग ज्यादा है, तो ये पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को कहता है कि यंग नॉमिनीज दो, पिक करो यंग नॉमिनीज इन द अपकमिंग पोल्स को, जो नेक्स्ट आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें यंग बंदों को नॉमिन ले लो। और ये इंस्टीट्यूट साथ में ये भी कहता है कि मुझे डर है कि अगर आप यंग लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर नहीं लेके आते, उनकी राय उनको यानी कि इस चीज़ों के अंदर नहीं लेके आते, तो हो सकता है कि यही जो यंग जनरेशन है कल को नॉन डेमोक्रेटिक और रेडिकल आइडियोलॉजी जो है उनकी तरफ ये मूव कर जाए। जैसे आप मुल्क में मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, तो उनकी तरफ ये अट्रैक्शन पकड़ जाए, लिहाजा आप लोगों को चाहिए कि इनको अपने साथ लेकर आओ। अब आप देख लें उसने किस तरह से डेमोक्रेसी का, यूथ का उसको लिंक कर दिया है नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस से, रेडिकल आइडियोलॉजीज के साथ। तो ये यही तकनीक आप लोगों ने यूज करनी होती है। आगे फिर क्या कहता है, कहता है इनफ्लक्स ऑफ यंग पीपल। अब होगा क्या अगर आप यंग लोगों को या वुमेन्स को लेकर आते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, तो कैसे डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होगी? ठीक है ना? तो कैसे होगी, कहता है कि एक फ्रेश जो है अप्रोच आएगी डेवलपमेंट को। ठीक है, नई नजरिए से वो देखेंगे। डाइवर्स पॉलिटिकल मेंबरशिप हो जाएगी, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी से स्ट्रांग हो जाएगी, सेंसिटिव पॉलिसीज एंड सेटलमेंट बिटवीन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड ग्रास रूट एक्टिविटीज। तो इस तरह के काम जो है ये होंगे अगर आप जंग लोगों को लेकर आएंगे। लेकिन वो कहता है कि पाकिस्तान में अब क्या हो रहा है, पाकिस्तान में जो पार्टीज है ना वो प्रेफर करती हैं सेफ इलेक्टेबल्स। जिस तरह से हमने प्रीवियस आपने जो है उसके अंदर डिस्कस किया कि नवाज शरीफ जाते हैं और वो क्या करते हैं, बलोचिस्तान से दूसरे इलाकों से जो इलेक्टेबल्स है ना उनको चूज करके ले आते हैं। और इसी तरह जो आपका आसफ अली जरदारी साहब हैं वो भी जोड़ तोड़ की सियासत के माहर हैं, इसी तरह से पैसे दे के या जैसे भी वो परचेज करते हैं। तो पार्टी इस लीडर को कहता है कि अब उनको चाहिए कि वो चेंज करें अपनी अप्रोच, और जो है जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज है उनको क्या किया जाए, चैलेंज किया जाए।
तो पाकिस्तान में वीक डेमोक्रेसी की एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ हैं। पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ क्या है? बाप से बेटा, यानी कि दादे से उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, जैसे आप लोग देख रहे हैं भुट्टो के बाद वो आई, बेनज़ीर भुट्टो साहबा आई, उसके बाद अब बिलावल आ गया, इसी तरह से नवाज शरीफ के बाद वो शहबाज शरीफ, अब उसका बेटा आ गया। तो ये होती है डायनेस्टी पॉलिटिक्स। तो ये बेसिकली क्या है, डेमोक्रेसी के ऊपर है कि जो यंग पीपल है उनको लेकर आना चाहिए। पाकिस्तान इज अ यंग स्टेट। और ये अब इस साथ में एक पिक्चर थी, ये क्या है कि वो कहता है पाकिस्तान, स्लोगन क्या है, पीटीआई का नया स्लोगन क्या है, चेंज द सिस्टम चेंज पाकिस्तान। पहले क्या था, नया पाकिस्तान स्लोगन था, अब इन्होंने इसको खत्म करके दैट इज चेंज द सिस्टम जो है वो स्लोगन रख दिया है। चेंज पाकिस्तान के सिस्टम चेंज करो, पाकिस्तान को चेंज करो। आगे जी आ जाते हैं आपके थर्ड ओपिनियन के ऊपर। थर्ड ओपिनियन जो है आपका वो है रबीज वैक्सीन शॉर्टेज। अब ये क्या है, ये आपका जो हेल्थ है ना, मेन इशू आपका हेल्थ रहेगा, हेल्थ सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। रबीज पहले देख लेंगे रबीज क्या होती है, बाद में उसके अंदर जाता हूँ। रबीज बेसिकली एक वायरस है जो आपको किसी भी, यानी कि इन चीजों में से किसी भी काटने से हो सकता है। सादा मिसाल दूं आपको, तो कुत्ता आपको काट ले, और आम कुत्ता नहीं, जो हल्का कुत्ता होता है खासतौर पर, वो काट ले, तो उससे क्या होता है, उसके मुंह के अंदर एक सलाइवा होता है, सलाइवे के अंदर ये वायरस अगर है तो वो उस जख्म के जरिए आप काटने से आपकी बॉडी में चला जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर जाकर वो क्या करेगा, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर अटैक करेगा, और उससे क्या होगा, आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है, विद इन फ्यू वीक्स। तो दैट इज ऑल द स्टोरी ऑफ रबीज। अब जब भी आपका कुत्ता काट लेता है तो आप फौरन जाकर जो इंजेक्शन लगवाते हैं, उसके अंदर जो होती है रबीज से बचने के लिए क्या होती है, वैक्सीन होती है, ठीक है ना, एंटी रबीज होती है वैक्सीन। तो ये मुख्तलिफ जो हमारे तो इधर कुत्ता ही काटता है, अगर नॉर्थ अमेरिका के, लैटिन अमेरिका के अंदर ये बाइट्स भी काट लेते हैं, वम्पायर बैट, और ये डॉग, वुल्फ, फॉक्स, ये सारे काट लेते हैं। तो हमारे तो यहाँ पर कॉमन प्रैक्टिस क्या है, डॉग की है कि डॉग काट लेता है, तो उससे ये वायरस जो है आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो लिहाजा ये भी जिन लोगों ने अपने घर में पेट्स रखे हुए हैं ना, जैसे डॉग्स वगैरह, तो उनकी क्या की जाती है, प्रॉपर वैक्सीनेशन भी की जाती है कि अगर उनके अंदर ये वायरस है तो वो खत्म हो जाए। दैट्स इट, दैट इज रबीज। अब ये हो क्या रहा है, अब ये कुत्ता तो काट लेता है लेकिन पाकिस्तान में वैक्सीन कम पड़ जाती है, तो प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है सारा काम। तो यही बात वो करता है। वो कहता है कि रबी वैक्सीन जो है वो उसकी शॉर्टेज हो जाती है। सिंध के कहता है जो रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, रिमोट का बेसिकली होता है जो आपके सेंटर से दूर हो, ठीक है ना, उनको हम रिमोट रिमोट एरियाज कहते हैं। तो रिमोट डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां पर सिंध के अंदर जो रिमोट डिस्ट्रिक्ट है वहां पर शॉर्टेज होता है, तो उनको फिर हैदराबाद आना पड़ता है। हैदराबाद जिस तरह यहाँ पे होता है ना, पंजाब में हम कहते हैं किसी इलाके में अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो वो कहते हैं जिसको लाहौर ले जाओ, तो दैट्स द सेम केस, वो उसको कहते हैं इसको हैदराबाद ले जाओ, यहाँ पर नहीं है। तो अब क्या होता है, कहते हैं कि तकरीबन टोटल 423 जो है ना अक्टूबर के अंदर, और इतने जो है नवंबर के अंदर जो पेशेंट्स हैं उन्होंने ट्रैवल किया है हैदराबाद ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर शॉर्टेज थी इस वैक्सीन की। इसका तो सिर्फ सिंध नहीं, बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी यही हाल है, बल्कि कंट्री के कई हिस्सों के अंदर यही है कि शॉर्टेज है। और उसकी मिसाल वो देता है पेशावर की, कि पेशावर के अंदर भी ये शॉर्टेज है। यहाँ तक हो गया जी। आगे कहता है इसके फैक्टर्स क्या हैं। फैक्टर्स क्या है कि हम लोग ये वैक्सीन क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट में डिले हो जाए तो फिर उसके बाद क्या है, लैक ऑफ कैपेसिटी है, फोरकास्ट नीड, कि हमें ज़रूरत कितनी है ये हम जो नहीं अंदाज़ा लगा सकते। और इसके अलावा इरेगुलर डिमांड बाय हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स कभी कम डिमांड कर लेते हैं, कभी ज़्यादा डिमांड कर लेते हैं, तो शॉर्टेज हो जाती है। और अप्रूवल कंडीशंस, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि ये वैक्सीनेशन शॉर्ट हो जाती है। तो ये फैक्टर्स आप किसी भी दूसरी वैक्सीनेशन के लिए जो इम्पोर्ट की जाती है वहां पर भी फिट कर सकते हैं। अब फिर वो बताता है पाकिस्तान के हालात इस वैक्सीन को लेकर, इस वाली बीमारी को लेकर, रबीज वाली। कहता है पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज के अंदर शामिल होता है इन द वर्ल्ड, अमंग टॉप 5 कंट्रीज, जिनके अंदर ये क्या है, ये वाली रबीज की जो प्रॉब्लम पाई जाती है। और तकरीबन 2000 से लेकर 5000 बंदा हर साल पाकिस्तान में मरता है इससे। और इसके अलावा वो कहता है साउथ एशिया की जो कंट्रीज है ना, वहां पर जो तीन साउथ एशियन कंट्रीज जो है ना, उनके अंदर ये चीज बड़ी ज्यादा पाई जाती है, ये बीमारी। एक पाकिस्तान है, दूसरा इंडिया है, और तीसरा बांग्लादेश है। इनके अंदर इस रीजन के अंदर सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम पाई जाती है। अब रिसर्च जो है, रिसर्चर्स ने फाउंड किया है कि मेजर बैरियर्स जो है इस डिसीज को कंट्रोल करने में क्या है, कि क्यों नहीं ये कंट्रोल हो पा रही हम लोगों से ये डिजीज। तो पहला तो है हमारे पास इसका डाटा ही नहीं है, ठीक है ना, डाटा बहुत कम है इन केसेस का। और उसके बाद जो है सर्वेलेंस सिस्टम हमारा जो है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता। और उसके बाद लेबोरेटरीज नहीं है जो इस कैपेबल हो कि वो डायग्नोज कर सके रबीज को एनिमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर।
तो ये कुछ बैरियर्स हैं जिनकी वजह से हमारे इस 3 मुल्कों के अंदर ये जो बीमारी है ये अभी तक कंट्रोल नहीं हो सकी। और उसके बाद कहता है पाकिस्तान के अंदर एक ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है अभी तक, वो क्या है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है उसने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया है जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया था, ताकि जो है इस रबीज की जो खत्म करने में, एशिया में खत्म करने के लिए जो कैपेसिटी है उसको डेवलप किया जाए। और उसके बाद कहता है कि अब गवर्नमेंट देख रही है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कि वो टेक्निकल असिस्टेंट जो है प्रोवाइड करे, टू प्रोवाइड, ताकि वो जो डॉग वैक्सीनेशन और डिस्ट्रीब्यूट कम्युनिकेशन मटेरियल इन रबीज, तो ये अब यही वाली एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट पाकिस्तान के अंदर आई है। बहरहाल कहता है इससे एक होप तो होगी, एक उम्मीद तो बनी है ना कि इससे क्या होगा, हम जो है इससे फाइट कर सकेंगे और इस डिसीज को कम कर सकेंगे, इसका बर्डन जो है कम हो जाएगा और जो मरते हैं लोग उनकी तादाद भी कम हो जाएगी। सो जी दैट्स इट, आपका जो था एडिटोरियल्स, एडिटोरियल्स आपके डिस्कस हो गए और इसको मैंने बता भी दिया कहाँ कहाँ आप लोगों ने फिट करना है। नो वी मूव टुवर्ड ओपिनियंस, और ओपिनियंस को भी इंशाल्लाह बड़े ही कम्प्रीहेंसिव अंदाज के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मेरी कोशिश होती है कि जब आप ये लेक्चर सुन लें, आपके जहन के अंदर जहाँ जहाँ इसने फिट होना है बिल्कुल ऐसे सही फिट हो जाएगी, आपको पता होगा ये यहाँ पे फिट है, ये यहाँ पे फिट है, बिल्कुल आप एक फ्रेश होकर चीजें लेकर उठे, ना कि आपके जहन में कोई चीज, कोई एम्बिग्युइटी रह जाए कि ये क्या था वो क्या था। तो मेरी कोशिश ये होती है कि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपके पास जो भी जाए क्लैरिटी के साथ जाए, थोड़ा जाए ये बहुत जाए। तो कमेंट्स आपने ज़रूर करने हैं, कमेंट्स करके आप लोगों से हमें ज़रूर बताना है, ताकि हम इसके ऊपर और ज़्यादा मेहनत कर सकें और इसको इम्प्रूव कर सकें। सो जी फर्स्ट आपका जो है ओपिनियन वो है जी वीटोइंग पीस, ठीक है। जो आपका जो मेन टॉपिक रहेगा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, यूएनओ, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है 1945 के अंदर बनती है। इसके आगे क्या है, कुछ ऑर्गन्स हैं, पिलर्स जिनको हम कहते हैं। वन इज जनरल असेंबली एंड सेकंड इज सिक्योरिटी काउंसिल, और आगे भी हैं 3-4, उनके ऊपर मैं नहीं जाता। जनरल असेंबली के अंदर है कि सारे के सारे बंदे जिन्होंने क्या किया है, यूएनओ की मेंबरशिप ली है, वो इसके मेंबर हैं। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं सिर्फ 15, और उन 15 के अंदर भी 5 जो है वो है परमानेंट और 10 जो है वो है नॉन परमानेंट। अब ये 5 जो है इनके पास होती है वीटो पावर, ठीक है। अगर ये काम करना है या नहीं करना है तो इस इनके पास अगर वो आता है, तो इनमें से अगर एक बंदा भी कह देता है कि ये काम नहीं करना, तो वो काम नहीं होगा। यानी कि अगर कोई काम करना है या नहीं करना तो पांचों की रजामंदी होनी जरूरी है। और ये कहलाता है P5। अब ये बात होगी सारी इस P5 की, ये जो विटो है ना, जो जो जिसने सारी दुनिया को बाउंड किया हुआ है इसकी। और उसका मेन कंसर्न यहाँ पर है गजा की वार। और वो कहता है कि बेसिकली उसका कहने का मकसद ये है कि गजा के अंदर वार और पीस, ये दो चीजें हैं, इनके दरमियान सिर्फ वीटो खड़ा है। अगर ये वीटो ना होता तो ये जंग कब की खत्म हो चुकी होती। जैसे यहाँ पर अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कह दिया जाता है कि सीज फायर कर दो, ये पांचों के पांचों बंदे कर देते, तो इसराइल को मजबूर हो जाना था जंग बंद करने पर। लेकिन यहाँ पर क्या करता है, यूएसए हर दफा वीटो कर देता है, कहता है नहीं सीज फायर करना, तो वो अभी वहां पर पीस नहीं आ रहा, जंग चलती जा रही है। तो इसको लेकर वो बात करता है कि अब जनाबी अली दुनिया कह रही है इसकी रिफॉर्म्स करो। ये क्या आप लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है कि आप लोगों ने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है 5 बंदों ने, कि अगर आप लोगों की आपस की लड़ाई है एक दूसरे के साथ, उसमें आप लोग दूसरों को अमीर रगड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात वो करेगा, इसके ऊपर उसकी डिस्कशन है। तो मेन टॉपिक आपका रहेगा यूएनओ रिफॉर्म्स, सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, बड़ा ही अहम टॉपिक है। इंटरनेशनल लॉ के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर कहीं भी आपको पूछ सकता है। और ऐसे के अंदर भी ही मे आस्क इन डिफरेंट डिमेंशंस, या आप इसको पुट अप भी कर सकते हैं डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर, वर्ल्ड के जो चल रहे हैं उसके ऊपर। तो चलें जी देखते हैं। आपने वो टॉप यहाँ पर मैं पिक्चर वगैरह नहीं लगाई, सिर्फ स्लाइड्स बनाई हैं, ठीक है। और ये शुरू करता है यहाँ से, मलिदा लोधी साहब है, ये यूएनओ की जो है वहां पर रह चुकी हैं, यूएनओ के अंदर, यूके के अंदर भी एम्बेसडर, ठीक है ना। तो अब ये कहती क्या है, कहती है रिफॉर्म्स इन सिक्योरिटी काउंसिल, ये मेन आपका टॉपिक क्या शुरू कर दिए। कहती है कि जनरल असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, 2 दफा रेजोल्यूशन पास किया जाता है जब से गजा की जंग लगी हुई है। और कहा क्या जाता है कि जनाब सीज फायर करवा दें, जंग बंद करवा दें।
और ये जनरल असेंबली के अंदर कहा जाता है, और जनरल असेंबली के अंदर ज्यादातर लोग इस चीज को मानते भी हैं कि जंग बंद हो जानी चाहिए। यहाँ तक मानते हैं कि वहां पर सिर्फ दो ही मुल्क इसराइल और यूएसए पीछे बहाया जाता है, मेजोरिटी ये कहती है कि ठीक है बंद करवा दो जंग। लेकिन होता क्या है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर यूएसए वीटो कर देता है। दो दफा जी जनरल असेंबली ने पास किया और दो दफा इसने वीटो कर दिया कि नहीं जंग बंदी होगी। तो रिजल्टेंटली क्या है जी, कि जंग नहीं बंद होती। क्यों? क्योंकि जो जनरल असेंबली रेजोल्यूशन पास करती है वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, उनको कोई माने उनको कोई ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास करेगी उसको जनरल असेंबली जो है ओवरराइड नहीं कर सकती। तो फिर ये कहानी फिर खत्म होती है यहाँ पर ही, कि जनाब अली दो दफा यूएनओ के अंदर जनरल असेंबली के अंदर कहा गया कि भाई ये जंग बंद करवा दो, जुल्म और सितम बंद हो, जो मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड ने कहा बंद कर दो। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है वो यूएसए ने कहा नहीं बंद करेंगे, और अल्टीमेटली यही बंद हुई। अब वो यहां से फिर कहती है कि इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर गजा के अंदर वार और पीस के दरमियान एक वीटो खड़ा है, वीटो की पावर खड़ी है। और अब वीटो के बारे में वो कहती है कि अब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन मार्क बन चुका है यूएनओ के ऊपर, कि यूएनओ क्यों बनाई गई थी। इसलिए बनाई गई थी ना कि वर्ल्ड war 2 में जितनी तबाही हुई है, आगे फ्यूचर में ऐसी कोई तबाही ना हो, दुनिया को इस जैसी तबाही से बचाने के लिए यूएनओ बनाई गई थी, ताकि यहाँ पर सारे बैठकर मिलकर बात करने, लड़ाई ना करें। तो जब इस ये फिर इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन मार्क बन गया ना, कि ये अब बंद चाहे तो अभी बंद करा सकती है ये जंग, लेकिन नहीं करा सकी। तो इसका मतलब क्या है कि फिर ये यूएनओ फेल हो चुकी है ना अपना उस मकसद को फुलफिल करने के लिए। और इस वजह से अब ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर ये अब क्वेश्चन ऑफ डिबेट बन चुका है, कि अब क्या सारी दुनिया अभी इस वीटो के ऊपर बैठी हुई रहे। आगे वो कहता है कि ये जो P5 कंट्रीज है ना, जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, वो इंजॉय कर रही हैं इस पावर को वर्ल्ड war 2 के बाद से, क्योंकि वर्ल्ड war 2 के बाद यूएनओ बनाई गई 1945 के अंदर, और उसके उसी वक्त जो वीटो पावर भी दी गई, तो तब से ये इसको इंजॉय कर रही हैं। और आगे वो कहता है असल में उस वक्त जब ये वीटो पावर बनाई गई थी तो उसका मकसद ये था कि ये जो बिग पावर्स हैं, ये जो बड़े बड़े चौधरी आपस में लड़ते हैं, ये ना लड़े, ठीक है, ये आपस में बैठकर अपने रिलेशंस जो हैं इनको सेटल डाउन कर लें। लेकिन अब ये खुद तो नहीं लड़ते, लेकिन जो इनके दोस्त अहबाब हैं, जो इनके अलाए हैं, उनके लिए ये अब क्या है, परेशानी का बायस बने हुए हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर मिसाल दूं यूक्रेन की, तो यूक्रेन के अंदर अगर अमेरिका कहता है जंगबंदी कर दो, तो रशिया उसको वीटो कर देता है, रशिया कहता है नहीं बंद होगी। तो ये अब यहाँ पर ये हो रहा है, इसी तरह कश्मीर के ऊपर भी है। तो ये चीजें इस तरह से वो कहता है कि वीटो। आगे वो चलता है, वो कहता है अब कॉल फॉर रिफॉर्म्स इन सिक्योरिटी काउंसिल लाउडर, कि अब इसके अंदर जो है ना लाउडर होती जा रही हैं बातें दुनिया में से। अब ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं, ज्यादातर कंट्रीज ये कह रही हैं कि ये जो वीटो है ना वाली पावर जो है ना, इसको आप रिफॉर्म करो ताकि ये झगड़ा खत्म हो। फिर वो कहता है कि ये जो रिफॉर्म का प्रोसेस था ना, ये जनरल असेंबली के अंदर कई सालों से कंटिन्यू है, लेकिन इसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। अब प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पा रही, उसकी उसकी जो रीजन वो बताता है ना, वो कहता है कि जो मुल्क है ना वो आपस में डिवाइड हो चुके हैं। डिवाइड दो तरीकों से हो चुके हैं। कुछ मुल्क ये चाहते हैं कि उनको खुद परमानेंट सीट मिल जाए, P5 परमानेंट 5 है ना, तो कुछ मुल्क ये चाहते हैं कि हम भी परमानेंट जो ग्रुप्स हैं उनका हिस्सा बन जाए। उनमें कौन से प्रोमिनेंट है, उनमें G4 प्रोमिनेंट है, जैसे जर्मनी, जापान, इंडिया और ब्राजील। ये 4 मुल्कों की ये कोशिश है कि अगर आप लोगों ने रिफॉर्म करनी है ना, तो P5 के मेंबर बढ़ा दो और हमको भी उसमें डाल दो। दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप आ जाता है जो यूएफसी कहलाता है, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। अब इसके अंदर आता है इटली, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कनाडा और दूसरे लाइक माइंडेड स्टेट्स। अब ये यूएफसी वाले क्या कहते हैं, यूएफसी वाले ये कहते हैं कि यार ये जो P5 वाले बंदे हैं ना, परमानेंट 5, पहले ही इनकी आपस की लड़ाई की वजह से, अपने लड़ाई की वजह से क्या हो रहा है, वीटो का मिस यूज हो रहा है। तो अगर आप और ये जिस तरह P4 वाले G4 वाले कह रहे हैं कि और बढ़ा दो, तो अगर आप और परमानेंट मेंबर बढ़ा दोगे तो ये वीटो वाली लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये एंड नहीं है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो वो कहते क्या है, इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जो वीटो है ना, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है ना उनके खिलाफ है। अब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में क्या है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स, सारी स्टेट्स बराबर हैं, और यही यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है वो भी आता है, यही कहता है कि हर एक स्टेट इक्वल है।
तो कहता है ये इस तरह से जो है ना, ये वाला जो आप लोग कह रहे हैं रिफॉर्म्स इस तरह से करो, ये बिल्कुल गलत तरीकाकार है। ऐसे रिफॉर्म्स नहीं करनी चाहिए कि और परमानेंट मेंबर बढ़ा दो, इससे और लड़ाई बन जाएगी। क्योंकि उससे पहले भी यही लड़ाई है ना कि रशिया वाले और अमेरिका वाले एक दूसरे के अलाइज की वीटो कर देते हैं। तो कहता है फिर अगर आप और बंदे बढ़ा दोगे परमानेंट तो और फिर ये मसला पैदा होगा, ये लड़ाई का हल नहीं है। और इसके अलावा ये वाला जो प्रिंसिपल है ना इक्वालिटी का, उसको भी ये उसके भी कंट्राडिक्टरी है। तो ये यूएफसी वाले कहते हैं जिनके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन इंडिया जिनके अंदर शामिल है वो कहते हैं परमानेंट मेंबर्स जो है उनको बढ़ा दो। तो ये इस वजह से क्या है, इन कोई सारे मुल्क एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे, तो इसलिए फिर रिफॉर्म्स भी नहीं हो पा रही। जो केस जो है ये पेंडिंग का पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस ये वो दो मुल्क है ना, और बड़े हैं इसके अलावा प्रपोजल बहुत सारे। अब वो प्रपोजल क्या है जी, वो कहते हैं जी परमानेंट मेंबर्स विद वीटो विदाउट वीटो इनको बढ़ा दो, और इसके अलावा डेफर्ड वीटो कर दो, कमिटी टू वॉलंटरी रिस्ट्रेन कर दो, वीटो एक्सरसाइज इन नेशनल कैपेसिटी और बिहाफ ऑफ रीजन, यानी कि एक रीजन को पूरी, जैसे रीजन है ना, मिडल ईस्ट है, साउथ एशिया है, ईस्टर्न एशिया है, इस पूरे के पूरे रिंग को दे दो जी क्या, वीटो पावर दे दो, ठीक है ना। अनकंडीशनल वीटो दे दो उन सब पीरियोडिक व्यूज, यानी कि इस तरह के मुख्तलिफ कहता है प्रपोजल्स हैं। इनके ऊपर मैं डीपली नहीं जा रहा, मुख्तलिफ किस्म के ऐसे ऐसे प्रपोजल्स हैं कि वो प्रपोजल जो है फाइनली उनके ऊपर कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रही, ठीक है ना। और इसके अलावा आगे भी है, आगे ये कहता है कि लिमिट द यूज ऑफ वीटो इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, के इसको लिमिट कर दो कि आप लोग ये जो 5P5 है ना वीटो इस्तेमाल करो, लेकिन हर काम के अंदर इस्तेमाल ना करो, कुछ स्पेसिफिक एरिया के अंदर इस्तेमाल करो। जैसे फ्रेंच मैक्सिकन जो है वो प्रपोजल देते हैं कि वॉलंटरी सस्पेंशन ऑफ द वीटो इन सिचुएशन ऑफ मैस एट्रोसिटीज। उस वक्त इसको क्या कर दो, वीटो को इसकी सस्पेंशन कर दो, यानी कि अब गजा के अंदर जो सूरत हाल बनी है इस हालत में वीटो सस्पेंशन कर दो, जनरल असेंबली ही फैसला करेगी। इसी तरह यूरोपियन जो है वो भी यही प्रपोजल देते हैं कि जब भी ह्यूमैनिटेरियन केसेस हो ना, जैसे जंग हो, ब्लड शेड हो, इंसानियत का मसला हो, उस वक्त जो वीटो है ना इसको रोक दो, ठीक है, उस वक्त इस्तेमाल ना करो। तो ये भी कुछ किस किस्म के क्या है प्रपोजल्स हैं। लेकिन कहता है कि ये प्रपोजल जो है इनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया गया। और फिर वो आगे कहता है कि दो मुल्क जो है यूएसए और रशिया, इन्होंने ही वीटो यूज की है बहुत ज्यादा दफा, और उसका रिजल्ट ये निकला है कि गजा की जो फील्ड हमारे सामने है, जहां पर जो है पीस इसलिए नहीं है क्योंकि पीस को क्या कर दिया गया है, वीटो कर दिया गया है। वहां पर पीस हो सकता था लेकिन उसको वीटो कर दिया गया है, और ये क्या है, ये P5 की वजह से सारा मामला हुआ है। सो इस तरह से अब ये वाला जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया है ये सीधा साधा आपका जो है अपना रिफॉर्म्स, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स की अगर कोई बात करता है तो वहां पर आप ये चीजें जो है उसको एडअप कर सकते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रपोजल थे। जैसे ये वाला है कि वीटो को आप लोग स्पेसिफाई कर दें, ह्यूमैनिटेरियन केसेस के अंदर जो है इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है ना। तो ये चीजें इस तरह से जो है आप इनको डिस्कस कर सकते हैं। नो वी मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट आपका जो ओपिनियन है वो है कंप्लिसिटी इन जेनोसाइड। कंप्लिसिटी इन जेनोसाइड के अंदर क्या करता है, पहले मैं आपको क्रक्स बता देता हूं। जैसे बात वो करेगा बेसिकली यहाँ पर आपके साथ गजा की, ठीक है, और इसकी मैं मिसाल ऐसे आपको सादा देता हूँ। देखें एक स्टेट है, उस स्टेट के अंदर अगर कोई कोई भी बंदा वायलेशन करता है, किसी का मर्डर करता है, तो उसको सजा दी जाती है, उसको पनिश किया जाता है। अब इसराइल ने जिस तरह से गजा के अंदर जो है वायलेशन की है, ठीक है, तो इससे पहले भी जेनोसाइड हुए हैं मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर, तो अब इसराइल को कौन सजा देगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जी, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। अब ये क्या है, जिस तरह से क्रिमिनल कोर्ट है, तो ये क्या करेंगे, इस केस को आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद जो है वो जिन बंदों ने ये काम किया है, खा वो इंडिविजुअल हूं या किसी भी लेवल पर हूं, तो उनको पनिशमेंट दी जाएगी। अब ये किसका काम हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। अब यहां पर ये है कंप्लिसिटी, बेसिकली वर्ड जो यूज किया जाता है वो ये एक बंदे ने तो काम किया, अब उस काम को करने में जो दूसरे बंदे जिन्होंने उसकी मदद की उनको भी सजा दी जाए। तो ये होती है बेसिकली कंप्लिसिटी, इन्वॉल्वमेंट, कोलैबोरेशन जिसे हम बोलते हैं। तो ये है। वैसे अगर पाकिस्तान का लॉ देखा जाए, जैसे अगर पुलिस डिपार्टमेंट में जुडिशरी से किसी का बिलोंग हो, जैसे उर्दू में एक लफ्ज बोला जाता है आंत करना,
तो उस वो मेरे ज़हन से सेक्शन निकल गई है, उसमें भी यही होता है कि अगर एक बंदे ने मर्डर किया है तो दूसरे जिन्होंने प्लान किया या जो उसमें हेल्प की उनको भी उसके साथ सजा दी जाती है, क्योंकि वो भी बराबर के उसके साथ शरीक थे। तो यही डिस्कशन ये यहाँ पर करता है कि जनाब जो बंदे इंडिविजुअल लेवल पे या स्टेट लेवल पे इस तरह से जेनोसाइड करते हैं, जेनोसाइड बेसिकली क्या होता है, सादा अल्फाज के अंदर आप कहें तो क्या है कि एक खास ग्रुप की क्या करना, उनका मर्डर कर देना, उन ऐसे सारे काम करना जिससे उनकी तबाही हो जाए, बच्चे मार देना, औरतों का रेप कर देना, खास ग्रुप को यानी कि टारगेट करना, उनकी जान ले लेना मुख्तलिफ तरीकों से। तो ये बेसिकली होता है जेनोसाइड। ठीक हो गया ना। तो अब इसराइल जो है वो गजा के अंदर यही काम कर रहा है, तो इसी को लेकर वो क्या कहता है कि अब इसराइल तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब इसके साथ साथ जो उसकी उसको जो है सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको भी जो है इसके अंदर जो है सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक वो ऑब्जेक्शन और भी दे देता है कि अब क्यों सजा नहीं मिलती। ठीक है, वो क्या है वो मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ। तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर इसने ना मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो सजाएं दी थी ये रवंडा वालों को, अफ्रीका वालों को, वो उसने ऐड की हुई थी, लेकिन मैंने उनको इसके अंदर ऐड नहीं करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा मेन कंसेप्ट जो है वो मैं आपको डिलीवर कर दूं। तो चलें जी इसको डिस्कस करते हैं जी। कहता क्या इंटरनेशनल लॉ, आपको मैंने बता दिया, बना हुआ स्टेट्स को आपस में जो कोऑर्डिनेट करता है एक स्टेट दूसरी स्टेट के अंदर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना हुआ है, ठीक है, जो इन सारे मामला को देखता है। एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसकी वायलेशन करती है, जैसे पाकिस्तान में रिकॉर्डिंग केस था, और वो केस जो है जब उसके ऊपर पाकिस्तान ने नहीं उनकी कोई सुनी या कोई मसला मसाइल हुआ तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर वो चले गए। तो इस तरह से है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है इंडिविजुअल को भी और उसके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी। अब यहां पर ये जो सपोर्टर वाला काम है कि इसने सपोर्ट किया है या नहीं किया, ये डिफिकल्ट हो जाता है प्रूव करना। ठीक है, देखो जो जेनोसाइड लॉ है ना उसमें ये प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है कि इन्होंने सपोर्ट किया है या नहीं किया। क्यों? उसकी वजह यह है कि एक्टर्स में बी कंप्लिसिट, यानी कि एक बंदा जो है वो सपोर्ट तो कर रहा होता है लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि, यानी कि सपोर्ट तो कर रहा होता है लेकिन उसका मकसद जो है ना जेनोसाइड करना नहीं होता, लेकिन अगला बंदा वो है वो जेनोसाइड कर देता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि एक बंदा जो है वो एक दूसरे बंदे को सपोर्ट तो कर रहा होता है लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि इस बंदे ने अगले बंदे का मर्डर कर देना है। सादा अल्फाज में ये है, यानी कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को सपोर्ट तो कर रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं, उसे ये पता नहीं होता कि इसने इस मेरे सपोर्ट करने से ये क्या दूसरों पे कितना इफेक्ट होगा। तो इसको वो इस तरह से डिफिकल्ट टर्म्स के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका ने 2007 के अंदर जो है इराक को छोड़ा, विथड्रॉ किया फोर्सेस को, ठीक है ना। तो अब क्या पॉसिबली हम उसके खिलाफ ये चार्ज कर सकते हैं कि जनाब अली उसने जो है जेनोसाइड कमिट किया? कैसे? हालांकि उसको पता था कि जब मैं यहाँ से इराक से निकल कर जाऊंगा तो जो वहां पर शिया लोग हैं वो क्या करेंगे, अटैक कर देंगे सुन्नी मिनोरिटीज के ऊपर, ठीक है ना। तो कहता है उसको पता था और उसने फिर भी जो है वहां पे उसने लेफ्ट आउट कर दिया, विदड्रॉ किया। तो उसके बाद ये काम हुआ तो वहां पर लोग मरे। तो इससे क्या हम अब अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं इस चीज का? तो इस तरह से ये फिर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें करके बताते हैं। आगे फिर वो क्या कहता है, फिर वो इसी तरह कहता है कि आउट ऑफ थाउजेंड्स, 10,000 जो बंदे हैं जो कमिट करते हैं जेनोसाइड एक्ट प्राइवेटली या फिर एज अ पार्ट ऑफ आर्मीज मिलिट्री एज अ गवर्नमेंट, तो उनमें से सिर्फ 150 जो है उनको क्या किया गया, प्रोसिक्यूट किया सक्सेसफुली, जो है प्रोसिक्यूट किया गया 2018 तक, थाउजेंड्स में से। और ये क्या है, ये क्या है, इन लॉ एक्टिंग नोइंगली इज एन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड डिफिकल्ट टू प्रूव। ये है सारी गेम कि एक बंदा कहता जनाब मैं तो सपोर्ट उसको कर रहा था लेकिन मुझे ये थोड़ा पता था कि इस बंदे ने आगे से ये इसका अगले का मर्डर ही कर देना है। अगर मुझे पता होता तो इसके ऑब्जेक्टिव का मुझे पता नहीं था। तो ये जो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है ना ये प्रॉब्लम कर देता है जिसकी वजह से फिर लोगों को सजा नहीं होती जेनोसाइड की। ये चीज कहता है ये तो है, ठीक हो गया। आगे फिर वो बात करता है कि अगर हम गजा की बात ले लें तो अब गजा की बात से तो बिल्कुल हर चीज क्लियर है ना, लेकिन जब आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जब लगेगा तो क्या इनको इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये वाला? जैसे कहता है अब गजा की जंग होती है इसराइल के साथ तो क्या होता है, नंबर वन कि कंट्रीज जो है वो अपने वेपन्स जो है वो इसराइल को सेल करना शुरू कर देते हैं, उसकी बढ़ जाती है सेल। नंबर टू, ब्लॉक की जाती है मूवमेंट किन की, फलस्तीनियों की। रफा क्रॉसिंग से उनको गुजरना ही नहीं है, हालांकि पता है कि ये दूसरी तरफ रहेंगे तो मर जाएंगे लेकिन नहीं क्रॉस करने दिया जा रहा। नंबर थ्री, वीटो, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वीटो की पावर यूज कर ली गई ताकि जो है वो रेजोल्यूशन जो है ना वो पास ना हो।
तो उससे क्या हुआ, ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर नहीं हुआ, तो इससे भी क्या हुआ, लोग मर रहे हैं। नंबर 4, इंक्रीज कर दी मिलिट्री प्रेजेंस मिडल ईस्ट के अंदर। आपको पता है एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया इसने, 2 यूएसए ने भेजे थे, यूके ने भेजे, इधर यहाँ पर अपनी आर्मी डिप्लॉय की। तो ये सारे काम वो कहता है ये जो किए हैं ये क्या है। इससे अब अगर ये कहें कि हमें ये तो नहीं पता था कि इसराइल जो है वो जेनोसाइड करेगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। उसके बाद 5वें नंबर पे वो कहता है कि कई एनजीओज ने क्या किया, और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने फंडिंग की है इसराइल को। तो ये सारे काम ये कर रहे हैं, तो कल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जाकर इनको भी साथ में सजा दो सबको, सिर्फ इसराइल को सजा ना दो। तो ये जिन्होंने ये सारे काम किए हैं ना, इनको भी सजा दो। क्यों? क्योंकि ये भी इसके अंदर शामिल हैं, इस लड़ाई के अंदर इन्होंने उसको सपोर्ट किया है। तो ये सारे के सारे उसके अंदर शामिल हैं। इन सबको पता है कि इनके ये वाले एक्टिविटीज से क्या होगा, जेनोसाइड बढ़ेगा, इसराइल को जो है वो इसको करेगा, तो लिहाजा इनको भी सजा देनी चाहिए। और यही वो कहता है कि दीज पब्लिक एंड प्राइवेट एक्टर्स जो है ना, इनको भी क्या कि कुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, ये भी अकाउंटेबल हो फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड पीस। और इस आगे वो कहता है कि देयर आर रीजंस बोथ मोरल एंड लीगल जो है इनेबलर्स ऑफ गजा ब्लड बाथ टू काउंट। और यही वो कहता है, सारा डिस्कस करता है कि जेनोसाइड के अंदर जो है प्रूव करना कि जनाब अली मेरी तो ये नहीं थी कि मैं इसलिए मदद थोड़ा कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन इन सब के सब को क्या है, ये सारे के सारे जो काम हुए हैं इन सबको पता है कि अगर हम जो है इसराइल की मदद कर रहे हैं इस तरह से, तो इससे क्या हो रहा है, इस तरह फलस्तीनियों की डेथ बढ़ रही है। और ये सारे के सारे इस काम में शामिल हैं, लिहाजा इन सबको जो है इस लॉ के मुताबिक, जो लॉ है कौन सा, कंप्लिसिटी इन जेनोसाइड के मुताबिक इन सब की अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, इन सबको सजा मिलनी चाहिए। सो ये सारी की सारी उसकी डिस्कशन थी इसके अंदर। नाउ वी मूव नेक्स्ट ओपिनियन, स्टडिंग इन हैबिट, स्टडी हैबिट। स्टडिंग हैबिट्स जनाब अली को लिखती है, इसको आप कहाँ फिट कर सकते हैं, इसको आप अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर फिट कर सकते हैं, इसको अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर फिक्स कर सकते हैं, इकोनॉमी के अंदर फिक्स कर सकते हैं। जब आप नोट्स बनाएंगे, अब मैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ों पर फिट कर सकता हूँ, लेकिन आपके जैसे जैसे आइडियाज मेच्योर होंगे आप भी इसको फिट करना सीख जाएंगे। तो ये कैसे लिंक कर सकते हैं ये आपको पता है जी। स्टडिंग हैबिट होंगी बच्चों की, तो वो अल्टीमेटली उनके मेंटल डेवलपमेंट होगी। जब मेंटल डेवलपमेंट बच्चों की होगी अच्छी, तो अल्टीमेटली नए नए आइडियाज आएंगे, नई नई काम वो करेंगे, नई नई इन्वेंशंस करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपके मुल्क में ह्यूमन रिसोर्स जो है उसकी डेवलपमेंट होगी। नई नई चीजें जब वो इन्वेंट करेंगे, तो अब वो चीजें जो है आप आइडियाज जो चीजें आप दूसरे मुल्कों को बेचेंगे, तो वहां से आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, जैसे जापान वाले कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली लिंक आपने खुद ही करनी है चीजें। कहती क्या है इसके अंदर, वो ज्यादा बातें तो वो नहीं करती, लेकिन जो मेन क्रक्स था वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहती है कि स्टडिंग हैबिट जो है ना बड़ी एक हेल्थी है हैबिट है। कहती है हैबिट्स डिफाइंड लाइफ अचीवमेंट, जो आपकी आदतें हैं वही आपकी लाइफ की अचीवमेंट्स को क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं। और फिर आगे वो कहती है कि स्टडिंग हेल्थ हैबिट इन चिल्ड्रन, हेल्थी हैबिट है ये बच्चों के अंदर स्टडिंग जो है। फिर वो एजुकेशन सिस्टम की बात करती है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वहां पर क्या है कि एग्जाम्स के लिए जो है बच्चे सिर्फ मेमोराइज करते हैं चीजों को, इससे ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलता। और ग्रेड की जो रेस लगी है ज्यादा नंबर लेने की, ठीक है ना, तो ये बच्चों के अंदर जो है इसकी, वो बच्चों के अंदर वो चीज पैदा नहीं होती। तो जरूरत क्या है, इंटरनल मोटिवेशन की जरूरत है, फिर ही बच्चों के अंदर स्टडी हैबिट पैदा होगी। वो फिर एग्जाम्पल देती है कि जिस तरह से एक बच्चे है ना, जैसे वीडियो गेम्स लेके आते हैं बड़े शौक से, और वो उस वीडियो गेम को खुद ही सीख लेते हैं विदाउट एनी हेल्प, किसी से मदद नहीं लेते, खुद ही लाते हैं, खुद ही चलाते हैं, खुद ही सीख भी लेते हैं, सारा कुछ वो खुद ही कर लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनकी एक मोटिवेशन उनके पास होती है, वो अंदर से मोटिवेट होते हैं कि हमने ये करना है। तो इस यही काम हमको क्या करना है बच्चों के अंदर, कि हमें मोटिवेशन की जरूरत है बच्चों के अंदर, कि हाँ वो खुद ही उनके अंदर ये रीडिंग की हैबिट जो है वो डेवलप हो, हम उनको ये जो रट्टा सिस्टम है ना, ये ग्रेड रेस से बाहर निकल आए। तो जब ये काम होगा ना, जिस हम उनको इंटरनली मोटिवेट करने में कामयाब हो जाएंगे ना, तो फिर क्या है बच्चों में स्टडिंग हैबिट बढ़ जाएगी, और वो क्या है अल्टीमेटली हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा, हमारी सोसाइटी भी बेहतर हो जाएगी। और फिर वो कहता है जो स्टडिंग हैबिट है ना, रिजल्ट एक्सीलेंस फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। उसके जो रिजल्ट्स है ना, अगर स्टडिंग हैबिट्स की बच्चों में होगी, तो उसके इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे, और सोसाइटी के जो है वो भी हमारी ग्रोथ होगी। और यहाँ पर इस मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं, दैट इज ओनली माय स्टडिंग हैबिट की वजह से ये काम मैं करता हूँ, जो आपके साथ मैं ये डेली डिस्कस करता हूँ, कि मुझे नई चीजें पढ़ने का शौक होता है, दैट इज द मेन रीजन। अदरवाइज ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि डेली इनको पढ़ना, नई चीजों को और डिस्कस करना।
सॉन्ग ऑफ स्लैटर्स आपका थर्ड ओपिनियन। सॉन्ग ऑफ स्लैटर्स के अंदर बेसिकली जो है उसने बात की है कि किस तरीका से जो है वो कह रहा है कि अभी जब भी किसी कभी दुनिया के अंदर मुल्कों के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस वक्त ना कुछ सॉन्ग्स आते हैं, जो सॉन्ग्स जो है वो गा गा कर ना उस चीज को ज्यादा उभारा जाता है। और यहाँ पर वो बात करता है इसराइल की, मुख्तलिफ कंट्रीज की बात करता है, पहले इसराइल की बात करता है। कहता है इसराइल के अंदर जो जेनोसाइड कंटिन्यू है गजा स्ट्रिप के अंदर, तो वहां पर अब इसराइल के अंदर एक आया चरबू डरबू, जिसका मतलब होता है वर्ड्स एंड स्ट्राइक्स, स्वर्ड्स एंड स्ट्राइक्स। तो ये सॉन्ग आया, बड़ा मशहूर हुआ उनकी सोसाइटी के अंदर। अब इसमें कहा क्या जाता है, जो है ना फलस्तीनियंस, उनको कहा जाता है आप लोग रैट्स हैं, सन ऑफ अमलेक हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा इसराइल जो है ना वो बम्स के ऊपर नाम लिख रहा होता है, बम्स के ऊपर वो क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, किन के, जो चिल्ड्रंस हैं गजा के, उनके नाम लिखते हैं। और इसके साथ साथ डेथ थ्रेट्स भी, डराते भी हैं, डेथ थ्रेट्स भी देते हैं इस गाने के अंदर, किन को, बेला हदीद को, दुआ लिपा को और माया खलीफा को। क्यों? क्योंकि ये वो वाले लड़कियां या जो भी इनके नाम है, इन्होंने क्या किया है, अपोज किया है इसराइल की इनडिस्क्रिमिनेशन को। इसराइल ने जो काम किए हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पर आकर के जैसे भी कहा है कि क्रिटिसाइज किया, तो ये अब उनको अपने इस गाने के अंदर क्या करते हैं, ये सारे गाने इस तरह के, उन्होंने गाना इस तरह का बनाया है चरबू डरबू के नाम से, तो इन सबको वो थ्रेट करते हैं। और इसराइली सोसाइटी के अंदर ये बड़ा ही पॉपुलर सॉन्ग बन चुका है। और इससे पता चलता है कि इसराइल की जो सोसाइटी है उसको साइकोलॉजी कहीं कहाँ पर कर रही है। तो ये चरबू डरबू सॉन्ग है जी, जो इंडिया के अंदर, जो इसराइल के अंदर बड़ा मशहूर है इस वक्त। सारे उसको गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और उसके अंदर क्या है, फलस्तीनियों के खिलाफ जो है वो सारा कुछ बोला जा रहा है, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ बोला जा रहा है, और अपने फौजियों को खलाशेरी दी जा रही है कि ठीक है मारो इनको जितना मार सकते हो, इस तरह के काम किए जा रहे हैं। ठीक है, होगी क्लैरिटी, आगे चलते हैं। कहता है ये यहाँ पर ही नहीं हुआ, इंडिया के अंदर भी ऐसे ही हो रहा है। कहता है संघ परिवार जो है, हिंदुत्वा, हिंदुत्वा जो हेट पोप है, तो वहां पर भी यहाँ, वहां पर क्या हुआ, कहता है हिंदुओं का है हिंदुस्तान, मुल्लो जाओ पाकिस्तान। ये सॉन्ग बनाया उन्होंने, हिंदुओं का है हिंदुस्तान, मुल्लो जाओ पाकिस्तान, इंडिया इज फॉर हिंदूज, मुस्लिम शुड गो टू पाकिस्तान। और आगे, इंसान नहीं हो सालो, हो तुम कसाई, बहुत हो चुका हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ठीक है ना, यू आर नॉट ह्यूमन, यू आर बुचर्स, इनफ ऑफ हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड। तो इस तरह के सॉन्ग्स कहाँ पर, ये वाले कहाँ पर गाए जा रहे हैं, ये वाले इंडिया में गाए जा रहे हैं। हिंदुत्वा जो है, संघ परिवार जो है ना, वो इस तरह के सॉन्ग्स बनाता है, वो गाते हैं हिंदू मिनोरिटीज के खिलाफ। और इससे क्या हो रहा है, पॉपुलर इन हिंदू सर्कल्स, और इससे क्या है, वायलेंस बढ़ रही है वहां पर, हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये अट्रैक्ट किसको करता है, जो यंग बच्चे हैं ना, यंग बच्चे, उनके लिए ये अट्रैक्शन होते हैं, उनकी ये रिक्रूटमेंट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसी तरह वो कहता है जो है रवंडन जेनोसाइड हुआ है, उसके अंदर भी क्या होता है कि कुछ 4 महीनों के अंदर 5 लाख से लेकर 8 लाख तक तुत्सी वर सिलेक्टेड और हुतू मिलिटेंट्स बिलोंग टू, ये वाला उस ग्रुप्स के नाम बताएं, कुछ 5 लाख से लेकर 8 लाख तक उन्होंने बंदा मार दिया। इसके अंदर भी कहता है इस तरह के गाने बड़े मशहूर थे। ठीक है ना, और इसके अलावा उनका प्रोमिनेंट कहता है सिंगर जो था ना, सैमन बिकिनी, जो कि जिसको 2005 में इंटरनेशनल क्रिमिनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल पर जो रवंडा है, उन्होंने उसको सजा भी दी क्योंकि उसने ये गाने गाए थे। तो इन गानों के जरिए से क्या किया जाता है, जो आपकी यूथ है, ये गाने एज ए वर्क करते हैं, रिक्रूटमेंट टूल, ये रिक्रूटमेंट टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यूथ को रिक्रूट किया जाता है इसके जरिए से। फिर इसी तरह से आगे वो चौथी मिसाल देता है कि नियो नाजी जो है, और इसके अलावा वाइट जो सुप्रीमेसिस्ट हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, तो वो भी क्या करते हैं, इस तरह के हेट म्यूजिक को इस्तेमाल करते हैं, जैसे हेट कोर उसका नाम है। ठीक है ना, अपने सर्कल्स के अंदर अपने सपोर्टर्स को रिक्रूट करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक तो रिक्रूटमेंट बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा दो बंदे आपके साथ मिल जाते हैं। ठीक है ना, और स्पेशली जो यूथ है आपके साथ मिल जाती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जैसे एक वो सॉन्ग है उसका, आपकी जो क्या उसका नाम था, जस्ट फॉरगेट हर नेम, तरन्नुम नूरजहान जो थी आपकी, उन्होंने भी जो जंग के दिनों में, तब हम तो नहीं थे, लेकिन बाद में पता चला ये पुत्र हटाते नहीं मिल रहे, जस्ट लाइक दिस, उसने भी सॉन्ग गाए थे टू इनकरेज। ठीक है ना, इनकरेज करने के लिए अपनी आर्मी वालों को, ठीक है ना, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, पुत्र हटाते नहीं मिलते, ये नूरजहान ने गाया था। तो ये जो सॉन्ग्स होते हैं ना, दे हैव इफेक्ट्स। ये एक जानवर को जो है सोट भी कर सकते हैं, उसकी जो उसके अंदर जो हैवानियत है, उसका गुस्सा जो है उसको ठंडा भी कर सकते हैं, और एक ठंडे बंदे को गर्म भी कर सकते हैं।
ये है, इसके अंदर जादू होता है। तो जैसे ये अब जहाँ पाकिस्तान वाले हैं, तहरीक लब्बैक वाले हैं, जो वो उनका नारा है वो बड़ा प्रोमिनेंट है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लोग जो हैं उस नारे के पीछे उनके साथ मिलते जाते हैं, ठीक है ना? तो ये कुछ चीज़ें ऐसे ही होती हैं जो आपकी साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसी तरह से ये वाली जो है उन्होंने साइकोलॉजी डिस्कस की है सारी की सारी, और ये यूज़ भी बकायदा डिफरेंट जगह पर की जा रही हैं। सो दैट इज़ ऑल इन टुडे लेक्चर, जिसके अंदर मैंने पूरे का पूरा जो है वो आपको डिस्कस कर दिया है। हैप्पी मंडे। संडे वाले दिन सर हॉलीडे होती है, आप लोग बच्चों को मैनी टाइम्स मैंने बताया है, तो काफ़ी मसरूफियात होती हैं। वेन एवर आई विल फ्री आई विल इंशाल्लाह संडे को भी लेक्चर अपलोड कर देंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस यही होता है कि काफ़ी चीज़ें जो पेंडिंग में होती हैं तो संडे वाले दिन उनको कवर करना होता है। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि लेक्चर में आपने आपने कैसे एंजॉय किया। अल्लाह हाफिज़।